लोग बेटा कंपनी लॉ, जैसा मैंने आपको बताया भी था कि कंपनी लॉ हम लोगों को जो पढ़ना है, इसमें अपना पेपर नंबर 2 है। इस कंपनी लॉ के अंदर अपने पास 3 सेगमेंट है, ठीक है। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो थोड़ा सा जो है ना आवाज़ मेरी बैठी हुई है, गला बैठा हुआ है। कंपनी लॉ में बेटा अपने पास में कुल मिलाकर 3 सेगमेंट है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए की बात करें अपन लोग तो पार्ट ए जो है अपना वो है कंपनी लॉ प्रिंसिपल्स के नाम से। कंपनी लॉ, इसमें 2 चीज़ें हैं, प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स, ये 2 चीज़ें हैं। कुल मिलाकर 50 नंबर का ये अपना पेपर है। दूसरा है कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग्स, ये 40 नंबर का है। और कंपनी सेक्रेटरी, एज अ प्रोफेशन या एज ए प्रोफेशनल, ये अपना 10 नंबर का है। तो कुल मिलाकर अपने पास में 3 सेगमेंट है जिसमें से ये जो पहले 2 सेगमेंट है, पार्ट ए और पार्ट बी, इस पार्ट ए और पार्ट बी में अपने को एक्चुअल में कंपनी लॉ पढ़ना है। इसमें अपन एक्चुअल में कंपनी लॉ जिसे बोलते हैं ना, ये एक्चुअल कंपनी लॉ अपने को इसी में पढ़ना है, ठीक है। अब ये कंपनी लॉ में टोटल हमारे पास सेक्शन नंबर 1 से लेकर, सेक्शंस तो बहुत सारी हैं पर मोटा मोटी आपको सेक्शन नंबर 205 तक पढ़ना है, एक चीज़। और ये जो सेक्शन 1 to 205 है, इसके अलावा ये तो है ही पढ़ना, इसके अलावा ओवरव्यू ऑफ सब अदर सेक्शंस, आगे की कुछ सेक्शंस हैं तो वो भी हम लोगों को पढ़नी है, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, ठीक है ना। उनके बारे में बहुत शॉर्ट में, कैसे मैं बताता हूँ आपको। ये पूरा सिलेबस जैसे मैंने आपको कहा कि पार्ट ए और पार्ट बी में है, तो हाउ दे डिवाइडेड दिस होल पार्ट ए में इन लोगों ने आपको कंपनी के बारे में बताया, और कैसे बताया, इनकॉर्पोरेशन से लेकर और वाइंडिंग अप तक, इनकॉर्पोरेशन से लेकर वाइंडिंग अप तक, यानी आपकी कंपनी कैसे बनती है, वाइंड अप कैसे होती है, वो सब चीज़ें इन लोगों ने आपको बता दी, सब चीज़ें, ठीक है ना। कैसे आपकी कंपनी बनेगी, कैसे आपकी कंपनी कैसे आपकी कंपनी बनेगी और कैसे आपकी कंपनी का वाइंड अप होगा, पूरा जो प्रोसेस है वो इधर डिस्कस कर लिया इन लोगों ने। ज़्यादा उसमें माथापच्ची नहीं करी, सब चीज़ें बताई है बट छोटी छोटी, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, लेकिन बताई सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। क्यों सारी चीज़ें बताई? क्योंकि आपको ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी कैसे बनती है, उसको कैपिटल कैसे मिलता है, उसको और जगह से फंडिंग कैसे मिलती है, ठीक है, कंपनी चलती कैसे है और उसका वाइंड अप कैसे होता है। जो पार्ट बी है, इस पार्ट बी में इन लोगों ने आपको कंपनी का मैनेजमेंट सिखाने की कोशिश करी, यानी कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, कौन लोग करते हैं, उनके राइट्स क्या है, उनके पावर्स क्या है, और वो लोग कैसे मीटिंग्स करेंगे, कब मीटिंग करेंगे, वो सब चीज़ों के बारे में इन्होंने पार्ट बी में बताया। बेसिकली मोर और लेस अगर हम ऐसे बोले, सेक्शन 149 से लेकर और 203 तक पार्ट बी में हम लोग डिस्कस करते हैं। पार्ट बी उतना डिटेल में नहीं है, पार्ट बी तो डिटेल में है हमारे पास में बहुत। और जो लास्ट वाला पार्ट है पार्ट सी, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, क्योंकि पार्ट सी में वैसे भी कोई सेक्शंस हम लोग को ऐसा नहीं पढ़नी, खाली ये बताया गया है कि आखिर एज अ कंपनी सेक्रेटरी हम लोग किस तरीके से अपने प्रोफेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी क्योंकि ये तो आपको पता ही है, ये मुझे भी पता है कि जो कंपनी लॉ है वो खाली अपन लोग नहीं पढ़ते, सीए वाले भी पढ़ते हैं, सीएमए वाले भी पढ़ते हैं। अब उसमें सीएस का क्या रोल है ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आखिर सीएस क्या डिफरेंट करेगा, क्योंकि सीए भी कर रहे हैं, सीएम और इवन एडवोकेट भी करते हैं। तो कंपनी लॉ कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जिसकी प्रैक्टिस खाली सीएस करे, उसकी प्रैक्टिस तो सीए भी कर सकता है, सीएमए भी कर सकता है, एडवोकेट भी कर सकता है। तो हमें
इस बात को देखना है कि आखिर कंपनी लॉ को एज अ सीएस कैसे यूज़ किया जाएगा। तो ये 3 पार्ट्स में हमारा डिवीजन है, ठीक है ना। अब यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप जब चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जो हमारा सबसे पहला यूनिट है, उन्होंने आपको कंपनी लॉ के बैकग्राउंड तक में डाल दिया, कंपनी लॉ का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। अरे बाप रे, इतना सारा क्यों डाल दिया भाई, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस तक में डाल दिया। हमने बोला सर इतना क्यों डाल दिया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना है तो 1844 का कंपनीज एक्ट है, 1850 का जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट है, 1866 का है, फिर 1882 का है, 1913 का है, ऐसे बहुत सारे, ठीक है ना, 1934 का है, 1956 का है और 2013 तो है ही। अपने को इतना कहीं नहीं जाना बेटा, इतना सारा अपने को बैकग्राउंड नहीं पढ़ना। जो हमारे काम का नियम काहे के लिए पढ़ेंगे, हम उसको पढ़ रहे हैं जो कभी काम ही नहीं आने वाला है, ठीक है। तो सबसे जो लेटेस्ट है हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है, हमें कंपनीज एक्ट 2013 ही पढ़ना है, कंपनीज एक्ट 2013 ही पढ़ना है, इसके अलावा हमें पढ़ना भी नहीं है कुछ। हाँ, एक आध दो जगह ऐसा होगा कि मैं शायद आपको रेफरेंस दूं, शायद कंपनीज एक्ट 1956 का रेफरेंस का मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कोई, क्योंकि एक्ट अभी बहुत ज़्यादा साल नहीं हुए आए हुए, 2013 में आया, अभी तो 7-8 साल है, और हमारे इंडिया में किसी भी लॉ के लिए 15-20 साल तो नॉर्मल होते हैं, वो भी खास तौर पे जब नया रोला है। और क्यों होते हैं नॉर्मल, कंपनीज एक्ट 2013 आया, 1956 के बाद 2013 आया, ध्यान दीजिएगा ज़रा, लगभग 57-58 साल बाद। उसके बावजूद भी इतना गंदा लॉ बनाया है कि हम क्या बताएं आपको। क्यों, हम लोग, आपने कंपनीज एक्ट 1956 से क्या सीखा, उसमें कमियां जो थी उन्हीं को सुधारने के लिए तो कंपनीज एक्ट 2013 बनाया गया। उसमें बहुत सारी कमियां थी। कमियां कैसे, कई चीज़ों के लिए प्रोविजंस नहीं थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे, धीरे धीरे रूल्स एंड रेगुलेशन बने तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स आ गए थे, और फिर कोर्ट के भी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स आते हैं तो उन्हें भी लॉ में डालना होता है, क्योंकि एक लंबे समय तक, अभी तक क्या होता था जब कंपनीज एक्ट 2013 नहीं आया था, हम लोग बच्चों को जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स को साथ में पढ़ाना पड़ता था। जैसे आपने कोई सेक्शन पढ़ा, अब उसके ऊपर 3 जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स है तो हम लोग को साथ में पढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि देखो कोर्ट ने ये का ही ध्यान रखना पड़ेगा। नया लॉ लाने के पीछे एक बड़ा पर्पज़ ये होता है कि जितने भी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स आए हैं उनको एक्ट के अंदर ही डाल दो, सेक्शन के साथ ही डाल दो, तो अलग से जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट का झंझट खत्म, कोर्ट की भी टेंशन कम हो जाती है, क्योंकि एक्ट में लिखा हुआ है तो कोर्ट में केस जाने का कोई फ़ायदा नहीं, गया भी तो डिसीजन बहुत जल्दी हो जाएगा। ये रीज़न रहा कि नया एक्ट लेकर आए। इसके अलावा बहुत सारे नोटिफिकेशन सर्कुलर्स आ गए थे तो उन सबको भी हमें हटाना था, इसीलिए कंपनीज एक्ट 2013 लाया गया। लेकिन हुआ क्या, कंपनीज एक्ट 2013 आया, इसके आने के साथ ही क्या हुआ, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट की बाहर आ गई, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट। और 1-2 आते तो हम मान भी लेते, 2015 में आया, 2017 में आया, 2018 में आया, 2019 में आया, 2020 में आया, इतने अमेंडमेंट्स आ चुके। आपने शायद ही कहीं देखा होगा हमारे भारत के संविधान और अमेरिका के संविधान में क्या असमानता है। अमेरिका का संविधान हमसे 200 साल पुराना है, उसके बावजूद भी उसमें अब तक शायद कुल मिलाकर 8 या 10 अमेंडमेंट है। हमारे भारत का संविधान अभी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, 100 साल भी नहीं हुए अभी, तो 200 साल तो बहुत दूर की बात है, 100 साल भी नहीं हुए, तो उसमें भी अब तक मोर देन 200 अमेंडमेंट्स अब तक आ चुके हैं। ठीक, सोचिए आप ज़रा कितना डिफरेंस है, क्योंकि हमने क्या करना, कॉपी पेस्ट करा। हमारा जो 1956 का कंपनीज एक्ट था, ध्यान दीजिएगा ज़रा इस बात के ऊपर, 1956 का जो कंपनीज एक्ट था वो 1900 जो पहले से चला आ रहा था, 1934 का एक कंपनीज एक्ट हुआ करता था, उसके ऊपर बेस्ड था। दैट वाज बेस्ड ऑन इंग्लिश कंपनी लॉ। ये जो आपने 1, 2, 3, 4 देखे ना आपने, इतने सारे 1, 2, 3, 4, ये सारे इंग्लिश कंपनी लॉ हुआ करता था, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी लॉ ब्रिटिश का, उसको कॉपी करके बनाए गए। और 1956 में आपने जितने भी केस लॉज अगर आप देखते, अगर आप वो पढ़ रहे होते, तो ज़्यादातर केस लॉ, ज़्यादातर मतलब 90% केस लॉ फॉरेन कंट्रीज़ के केस लॉज थे, इंडिया के केस लॉज थे ही नहीं, बहुत कम हुआ करते थे। तो उन सबको दूर करने के लिए आपने बनाया, लेकिन आपने फिर 1956 से कॉपी कर लिया। आप अपना अगर कंपनीज एक्ट बनाते तो शायद इतने अमेंडमेंट नहीं आने पड़ते। और ये अमेंडमेंट कब आ रहे हैं, जब किसी भी एक्ट में, ये तो आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि लॉ के अलावा आपने टैक्स में पढ़ा होगा,
अमेंडमेंट में रूल्स अलग से होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। इसके अलावा एक्ट के अंदर सर्कुलर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्ट के अंदर क्लैरिफिकेशंस होते हैं। ये सब तो अलग चल रहा है, ये तो आपको अलग से पढ़ना ही है। रूल्स रेगुलेशन, सर्कुलर रूल्स रेगुलेशन क्यों बनाती है सरकार कि यार किसी सेक्शन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होगा, ये निकालना बहुत ज़रूरी है। कई बार होता है कि कोई सेक्शन आपने बना दिया बट उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं पता। उदाहरण के तौर पे आप सेक्शन 129 में ये कहते हैं कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाइए। सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये कहती है दैट इट शुड प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फिर सेक्शन 129 के अंदर आगे लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनेंगे वो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनेंगे। शेड्यूल 3 जो एक फॉर्मेट है उसके अंदर P&L बैलेंस शीट का, तो आप उसके हिसाब से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएंगे, ठीक है, वो भी हम कर लेंगे। शेड्यूल 3 के अंदर जाते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है दैट डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज्ड एज पर WDV मेथड। अब हम डेप्रिसिएशन लगाने बैठे तो हमें डेप्रिसिएशन लगाते समय रेट्स ही नहीं पता। अब रेट्स कहाँ से आए, तो बोले सब शेड्यूल में जाओ। अगर वो शेड्यूल नहीं होता तो सरकार को एक रूल निकालना पड़ता, अलग से रेगुलेशन बनाना पड़ता दैट कंपनी प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल चार्ज डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स। इस तरीके से रूल्स पिक्चर में आते हैं। सर्कुलर या क्लैरिफिकेशन सरकार कब देती है, क्लैरिफिकेशन कब देती है सरकार? क्लैरिफिकेशन सरकार को तब देना पड़ता है, क्लैरिफिकेशन तब देना पड़ता है जब डिपार्टमेंट, सरकार से मेरा मतलब है डिपार्टमेंट कौन सा चलता है अपने बिना? डिपार्टमेंट चलता है एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, है ना। तो डिपार्टमेंट को इंटरप्रिटेशन देना है, ये ध्यान दीजिएगा ज़रा। किसी भी सेक्शन का इंटरप्रिटेशन अगर गवर्नमेंट को देना है, डिपार्टमेंट को देना है लोगों को, तो इंटरप्रिटेशन गिवन बाय डिपार्टमेंट। कि कोई सेक्शन है, उसको लग रहा है कि लोग इस सेक्शन को गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, लोग इस सेक्शन को गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, या हो सकता है लोग इसका इंटरप्रिटेशन गलत निकाले, तो डिपार्टमेंट खुद अपना एक क्लैरिफिकेशन इशू करता है और वो क्लैरिफिकेशन लोगों को बताता है। लोगों को अकॉर्डिंगली इंटरप्रिटेशन निकालना होता है। लेकिन क्लैरिफिकेशन, ध्यान दीजिएगा ज़रा यहाँ पर, ये मैं बात जो बोल रहा हूँ आगे जाके लगभग 3 सेक्शंस ऐसी होंगी जहाँ पर आपकी और हमारी लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई क्यों हो जाएगी हमारी? क्योंकि मैं कुछ और बोलूँगा, आप बोलोगे नहीं सर आपने उधर तो ऐसे बताया था, आपने उधर कहा था सरकार या डिपार्टमेंट क्लैरिफिकेशन देता है, तो हम वहाँ चलेंगे। मैं कहूँगा नहीं देखो वो गलत था। तो हमारी लड़ाई होगी 3 जगह, इसीलिए आपको ज़रा ध्यान से सुनना चाहिए। क्लैरिफिकेशन जो भी दिया जाता है डिपार्टमेंट के पार्ट पे, ये क्लैरिफिकेशन कभी भी कैन नॉट ओवरराइड द प्लेन लैंग्वेज ऑफ एक्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मान लीजिए क्योंकि डिपार्टमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया तो डिपार्टमेंट भी गलत हो सकता है। ऑल्दो ऐसा होता बहुत रेयरली है, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है। कोर्ट में केस गया, कोर्ट कहता है कि ये जो इंटरप्रिटेशन दिया है डिपार्टमेंट ने ये गलत है, क्योंकि इस एक्ट में जो लैंग्वेज लिखी गई है उसका ये मतलब निकलता है। यानी एक्ट के वर्ड्स को हमें पहली प्रायोरिटी देनी है। हो सकता है कि डिपार्टमेंट ने जो कहा वो गलत है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि डिपार्टमेंट में जो लोग बैठे वो भी तो इंसान ही है, उन्होंने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन निकाला। मैं फिर बोल रहा हूँ ऐसा बहुत रेयरली होता है, लेकिन हो सकता है। तो जब कोर्ट इंटरप्रिटेशन निकालता है ना, यानी जब कोर्ट डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है, तो जो जज साहब होते हैं वो जो इंटरप्रिटेशन निकालते हैं वो क्लैरिफिकेशन को पढ़ के नहीं निकालते, वो पहले एक्ट पढ़ते हैं, एक्ट को पढ़ के इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, फिर वो डिपार्टमेंट की क्लैरिफिकेशन को पढ़ते हैं कि डिपार्टमेंट क्या बोलना चाहता है, क्योंकि फाइनल जो होगा वो तो कोर्ट जो कहेगा वही होगा। तो क्लैरिफिकेशन जो आया, अगर किसी केस में ऐसा हो गया कि डिपार्टमेंट का जो क्लैरिफिकेशन है वो हमें गलत लग रहा है, हमें मतलब कोर्ट को, तो जो इंटरप्रिटेशन कोर्ट से निकलेगा। कई बार उल्टा भी ऐसा भी होता है कि डिपार्टमेंट जो क्लैरिफिकेशन दे रहा है वो सही है, एक्ट की लैंग्वेज गलत लिखी गई, ऐसा होता है। एक पहले पास्ट इंसिडेंसेस अगर आप देखें, ये सुनने में बड़ा शॉकिंग लगेगा आपको, बड़ा अजीब सा लगेगा कि यार एक्ट में गलत लिखा हुआ, डिपार्टमेंट सही कह रहा है। देखो क्या होता है ना, आप सब कई बार ऐसा होता होगा आपके साथ भी, हमारे साथ भी होता है, हम बोलना कुछ और चाहते हैं लेकिन जो वर्ड्स हमने यूज़ करे उसका मीनिंग कुछ और निकल रहा है। मैं लिखना कुछ और चाहता था, मैं मैसेज जब टाइप कर रहा था तो मैं कुछ और लिखना चाहता था, वो कुछ और समझ गए।
अब वो जो समझे वो गलत समझ गए, मेरा वो, फिर अब एक क्लैरिफिकेशन देते ना, नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। ऐसा हुआ होगा ना आपके साथ में भी। तो ये मेरा वो मतलब नहीं था का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मेरे शब्द कुछ और थे लेकिन मेरी भावना कुछ और थी। इसी तरीके से एक्ट के साथ होता है। एक्ट का जो एक्ट बनाने वाला व्यक्ति है वो भी आपकी और हमारी तरह इंसान ही होता है। तो जो वर्ड्स उसने यूज़ करे उससे मीनिंग कुछ और चला गया, लेकिन वो नहीं लिखना चाहता था। तो डिपार्टमेंट पिक्चर में है, बोले नहीं नहीं यार इसका ये मतलब है, ये क्लैरिफिकेशन है। तो वहाँ पर हम आपकी बात सही मानेंगे। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा डिपार्टमेंट को गलत ही बोलेंगे। हम लोग फिर डिपार्टमेंट को बोलते हैं, कोर्ट भी बोलता है, हम भी बोलते हैं नहीं सर आप सही कह रहे हो, एक्ट में ही गलत लिखा हुआ है, एक्ट में वर्ड्स गलत लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की, जैसे कहीं पर आपने पेनल्टी लगाई और मे लिख दिया, कहीं आपने पेनल्टी लगाई और मे लिख दिया, जबकि पेनल्टी के साथ में जाना चाहिए था शैल। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप पेनल्टी लगा रहे हो तो शैल लगेगा क्योंकि कंपलसरी है। पेनल्टी लगाया गया तो मतलब वो जो एक्टिविटी है जिसके लिए पेनल्टी लगाया वो कंपलसरी हो गया, उसमें आप शैल कैसे, मे कैसे लगा सकते हो? लेकिन एक्ट ने लगा दिया। अब एक्ट ने किसी पर्पस से लगाया होगा लेकिन वो पर्पस क्लैरिफाई नहीं कर पाया एक्ट, तो क्लैरिफिकेशन काम गया। तो इसीलिए आप इस बात का बेहद ख्याल रखिएगा। क्लैरिफिकेशंस जो है वो कभी कभी आपको हो सकता है गलत हो जाए, एक्ट ओवरराइड करना पड़ेगा। प्रायोरिटी हमेशा एक्ट की रहेगी, ठीक है। सर्कुलर्स क्यों निकालते हैं डिपार्टमेंट? सर्कुलर इसलिए निकाला जाता है कि जब कोई भी सूचना आपको देनी हो, उदाहरण के तौर पे जैसे कोविड के टाइम में बहुत सारे सर्कुलर्स हैं। जब कोविड की बिगनिंग हुई थी तब धीरे धीरे, फिर बाद में तो खैर पूरे इंडिया में स्प्रेड आउट हो गया, लेकिन जब बिगनिंग हुई तो जिन स्टेट्स में कोविड का इम्पैक्ट ज़्यादा था वहाँ रिलैक्सेशन दिए, क्योंकि ड्यू डेट्स आने वाली थी। कहीं पर आपको एजीएम की ड्यू डेट आने वाली थी, कहीं पर आपको है ना जो अपनी रिटर्न सबमिट करनी होती AOC 4 और MGT 7 फॉर्म जो फाइल करना होता है उसकी ड्यू डेट्स आने वाली थी। LLP के अंदर ड्यू डेट्स 30 जून तक जाना पड़ता है, फॉर्म नंबर 11 सबमिट करना पड़ता है, तो वो 31 मई तक, 30 मई 60 दिनों में जाता है। तो फॉर्म नंबर 11 जो होता है वो 30 मई तक देना होता है। अभी 30 मई तक दें कैसे भाई? आप तो देखो कोविड का क्या हाल हो रखा था उस समय, लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ और इस साल की भी 2020 में जो निकला, लास्ट ईयर की भी और लास्ट ईयर की भी कितना बुरा हाल था। अप्रैल में सब जगह हाहाकार मचा हुआ था और आप कह रहे हो कि LLP का फॉर्मेट सबमिट करो, 30 तारीख लास्ट डेट है। अरे क्लाइंट ऑफिस ही नहीं खोल रहा भाई अपना, ऑफिस जाएगा तभी तो मुझे डेटा प्रोवाइड कराएगा। तो डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर निकाला, बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, इस साल हम एग्जैम्प्ट करते हैं। ये जो आपको छोटे छोटे रिलैक्सेशंस देने होते हैं जो कि सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से होते हैं, ध्यान दीजिएगा ज़रा। एक तो वो रिलैक्सेशन होता है जो कि सबको देना है, जैसे कंपनीज एक्ट के अंदर एक सेक्शन है 462, उसमें जनरल रिलैक्सेशंस दे रखे हैं, बहुत सारे जनरल रिलैक्सेशंस दे रखे हैं, ठीक है ना। बहुत सारे जनरल रिलैक्सेशंस क्यों दे रखे हैं? क्योंकि वो रिलैक्सेशंस परमानेंट है, उनमें चेंज नहीं करना होता या वो सिचुएशन के हिसाब से नहीं। लेकिन जो ये टाइमिंग आते हैं जो ना रिलैक्सेशंस, जैसे कोविड के टाइम पर आया या किसी और रीज़न से कहीं बाढ़ आ गई मान लो, अब उस पर्टिकुलर स्टेट में या सिटी में रिलैक्सेशन देना ज़रूरी है। वहाँ के लोग कंप्लाइंस नहीं कर पाएंगे भाई, क्योंकि वहाँ पे बाढ़ आई हुई है, तो आपको रिलैक्सेशन देना पड़ेगा। तो ऐसे रिलैक्सेशंस देने के लिए, इस तरह के नोटिस निकालने के लिए, रिलैक्सेशन ही नहीं और भी चीज़ हो सकती है, उसके लिए सरकार क्या निकालती है? सर्कुलर्स निकालती है। दिस इज़ हाउ। अब हम लोग जब लॉ पढ़ते हैं तो बेटा हमें एक्ट भी पढ़ना है, ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें रूल्स एंड रेगुलेशन भी पढ़ने पड़ेंगे, सर्कुलर भी पढ़ने पड़ेंगे, क्लैरिफिकेशन भी, और अगर ज़रूरत पड़ी तो जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैं, ठीक है, वो भी हम लोगों को रीड करने पड़ेंगे, ये भी पढ़ने पड़ेंगे। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स भी हम लोगों को पढ़ने पड़ेंगे अगर कहीं पर है और इम्पॉर्टेंट केस लॉ है तो। लेकिन अभी चूंकि कंपनी से 2013 में एक अच्छी बात ये हो गई कि इन्होंने जो पुराने जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स थे उनको लॉ में शामिल कर लिया, तो इसलिए हम लोगों को एज सच कोई परेशानी नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है बेटा। और ये बताने की ज़रूरत है ही नहीं अपन लोगों को कि अपने CS में तो सबसे ज़्यादा जो है जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स का ही, सॉरी अपने CS में तो लॉ जो है वो सबसे ज़्यादा डिटेल में होती है कंपनी लॉ। कंपनी लॉ तो जान है बेटा अपन लोगों की, कंपनी CS में, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में तो जान है कंपनी लॉ, ठीक है ना। अगर CS की बात की जाए तो कंपनी लॉ, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात की जाए तो अकाउंट्स एंड ऑडिट, CMA की बात की जाए तो कॉस्ट जो है ना वो, और अगर अपन CS की बात करें तो अपन तो टेके हुए लॉ पर है। आप लोग जब किसी कंपनी में जॉब करेंगे, अगर जॉब करते हैं तो उसमें अपन को मैक्सिमम कंप्लायंस के लिए तो बिठाया जाता है, आप कंप्लायंस ऑफिसर के तौर पे नियुक्त किए जाएंगे, यानी CS बन गए, यू विल बी अपॉइंटेड एज अ
कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ द कंपनी, कंप्लायंस ऑफिसर यानी कंपनी लॉ का कंप्लायंस करवाओ, तो वो फिर उससे मैं कंपनी लॉ तो कितना प्रायोरिटी पर है हमारे लिए, तो ये आपने को ध्यान में रखना है। इस तरीके से अपन पढ़ेंगे। यहाँ तक बेटा कोई डाउट अगर है तो पूछे फटाफट से, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके सवाल का, जल्दी से बताएं। नहीं है तो बोले कि सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल के बता सकते हैं। जल्दी बताओ बेटा फटाफट से, टाइम थोड़ा नो सा कम। सर। अच्छे से समझ में आ रहा है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। नहीं समझ में आ रहा? आ गया सर। अच्छा ठीक है। अब अपन चलते हैं, एक छोटी सी चीज़ और बताऊंगा फिर अपन एक्ट की तरफ चलेंगे। छोटी सी चीज़ क्या है, कंपनीज एक्ट के तहत कुछ एजेंसीज हैं, ये कुछ एजेंसी से मतलब इन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाने की, जिसमें सबसे ऊपर है एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स सबसे ऊपर यही होता है। जो भी नियम कायदे बनेंगे वो सब यहीं से आएंगे। ठीक है ना। एक्ट भी ऑल दो एक्ट ये अप्रूव नहीं करते, एक्ट तो पार्लियामेंट अप्रूव करती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एक्ट का फ्रेमिंग करता है, प्रपोजल रखता है, और उसके बाद में फिर जो पार्लियामेंट है उसके जो दोनों हाउसेज हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, जिसको आप लोकसभा और विधानसभा राज्यसभा बोलते हैं, वहाँ से अप्रूव होकर आएगा। एमसीए, अब चूंकि एमसीए तो मिनिस्ट्री है, तो वो तो पूरा कंट्रोल कैसे करेगा, तो बहुत सारे रीजनल डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं, रीजनल डायरेक्टर्स। ठीक है, और इन रीजनल डायरेक्टर्स के अंडर में बहुत सारे आरओसी होते हैं। आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो बहुत सारे आरओसी आपको मिलेंगे। अब जनरली क्या होता है, जो रीजनल डायरेक्टर है इट फॉर मल्टीपल स्टेट्स, ऐसे एक स्टेट के लिए एक नहीं होता। ठीक है, मल्टीपल स्टेट्स यानी एक रीजनल डायरेक्टर के अंडर में 4-5, अनलेस अगर बड़ी स्टेट है तो एक अलग बात है, छोटी स्टेट है तो 4-5 स्टेट्स आती है। इसके अंडर में बहुत सारे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होते हैं। ठीक है ना, स्टेट वाइज भी हो सकता है, सिटी वाइज भी, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट सिटी। अब सबसे ज़्यादा जो आपका इंट्रैक्शन, अच्छा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में भी एक नहीं होता, इसके अंडर में भी बहुत सारे होते हैं। एक रैंकिंग होती है बेसिकली रजिस्ट्रार के अंडर में। इसके नीचे आता है एडिशनल आरओसी। ठीक है, इसके अंडर में आता है एडिशनल आरओसी। फिर उसके नीचे होता है डेप्यूटी, डेप्यूटी नहीं सॉरी जॉइंट आरओसी, इससे पहले आता है जॉइंट आरओसी। जॉइंट आरओसी, इसी तरीके से होता है डेप्यूटी आरओसी। आप इसको डिप्टी भी बोल सकते हैं, डेप्यूटी बोल सकते हैं, वैसे डेप्यूटी बोला जाता है। असिस्टेंट आरओसी, क्योंकि ये तो अकेला क्या काम कर पाएगा बेचारा। अच्छा, ये रैंकिंग सब जगह सेम है, इनकम टैक्स में भी ऐसे ही होता है। कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, फिर उसके बाद कमिश्नर, फिर कमिश्नर के नीचे एडिशनल कमिश्नर होता है, फिर उसके नीचे जॉइंट कमिश्नर, फिर डेप्यूटी कमिश्नर, फिर असिस्टेंट कमिश्नर। ये सेम रैंकिंग चलती है। और उसमें इनकम टैक्स में भी, जिसमें जीएसटी में भी सेम है, बस वहाँ पे कमिश्नर बोला जाता है आरओसी। ये संभालते हैं पूरे कंपनीज एक्ट को, मेनली इनके पास में अथॉरिटी होता है। ठीक है ना। इसके अलावा एक और चीज़ आप सुनेंगे, वो आप सुनेंगे, एक तो ये हो गया, दूसरा ये रीजनल डायरेक्टर, तीसरा आरओसी। चौथा क्या होता है बेटा, यहाँ लिखता हूँ, चौथा होता है एक पोजीशन आएगी ऑफिशियल लिक्विडेटर। ये बाकायदा कंपनी के अंदर एक पोजीशन होती है, आरओसी के अंदर एक पोजीशन होती है, एक अपॉइंटमेंट होता है ऑफिशियल लिक्विडेटर के लिए। सीएसीएस, सीएमए कोई भी हो सकते हैं, वकील भी हो सकते हैं। बाकायदा वैकेंसी निकलती है और उस वैकेंसी में आपको अपॉइंट किया जाता है। जब भी किसी भी कंपनी का लिक्विडेशन किया जाता है, तो कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम पर कोर्ट आपके लिए एक ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा। वो ऑफिशियल लिक्विडेटर इसी में से आएगा। वो ऑफिशियल लिक्विडेटर को आप अपॉइंट करेंगे और वो ऑफिशियल लिक्विडेटर ही पूरा लिक्विडेशन कराता है, क्योंकि थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, एसेट्स को सेल करना, लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करना, एंड ऑल, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो ऑफिशियल लिक्विडेटर जो है वो यही काम करेगा। ये कुछ एजेंसीज़ हैं जो इस पूरे कंपनीज एक्ट को चलाती है, इस पूरे कंपनीज एक्ट को रन करती है, ये सब कहलाता है, राइट। तो हमें इनका बहुत सारा आगे रेफरेंस आने वाला है। एमसीए का रेफरेंस आएगा, रीजनल डायरेक्टर का आएगा, आरओसी का आएगा, एडिशनल डायरेक्टर का आएगा। ये सारे हमारे पास में
एजेंसीज के नाम आएंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये लोग काम करते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द कंपनीज एक्ट, राइट। बिगनिंग में क्या है, अब हम लोग को स्पेसिफिक होकर सेक्शन की तरफ जाना है और कंपनी का मीनिंग पढ़ना है। लेकिन पहले जैसे हम लोग हर एक्ट में पढ़ते हैं, थोड़ा जनरल डिस्कशन। अभी जो आपने पढ़ा वो तो एक्ट के बारे में था, अब मैं कंपनी के बारे में जनरल डिस्कशन करूंगा। कंपनी के बारे में जनरल डिस्कशन अबाउट अ कंपनी, अबाउट कंपनी कि कंपनी होती क्या है। अच्छा, आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज अ कंपनी, आपको पता है लेकिन आप बता नहीं पाओगे। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 11th क्लास से पढ़ रहे कंपनी कंपनी, बट अगर आपको कोई बोले कंपनी को डिफाइन कीजिए, बताएं, लफ्ज़ों में बयां करें, तो आपसे वो नहीं हो पाएगा कंपनी। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं। अच्छा, सबसे बुरी बात बताऊं, हम लोगों ने उम्मीद की थी कि कंपनीज एक्ट तो बड़े अच्छे से समझाएगा हमें व्हाट इज़ अ कंपनी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम कंपनीज एक्ट में जाते हैं तो कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन सुन के तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से अगर मैं कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन बताऊं तो अपने आप में एक मजाक ही लगेगा आपको। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी मीन्स एन एंटिटी, सॉरी, कंपनी मीन्स अ कंपनी incorporated in कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 का मतलब ऐसा कोई भी कंपनी, कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार कोई भी कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है या इनकॉर्पोरेटेड है, या फिर किसी प्रीवियस कंपनी लॉ मतलब 1956, उसको कंपनी बोलते हैं। अरे भाई, इसमें कंपनी का मीनिंग है कहाँ? आपने कंपनी का तो बता दिया कि व्हाट इज़ अ कंपनी, आपने बताया क्या? जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। तो हमें पता है क्योंकि बिना इनकॉर्पोरेशन के तो कोई कंपनी बन ही नहीं सकती, यानी कंपनी को बनाना है तो कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट तो कराना ही पड़ेगा। अरे हमें कंपनी का मीनिंग बताओ भाई, कंपनी होती क्या है, कैसे बनती है, ठीक है, वो बताओ हमें। आप बोल रहे हो कंपनी मतलब जो इनकॉर्पोरेटेड इन कंपनीज एक्ट है, कोई बात नहीं, हमने अपना डेफिनेशन खुद ही बना लिया। कंपनी मीन्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट which is having, पहला, separate existence, which is having separate existence, ठीक है। दूसरा, perpetual succession, एंड लीगल आइडेंटिटी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लीगल आइडेंटिटी। इसको मैं सबसे ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। लिखना तो पहले नंबर पे चाहिए था, बट कोई बात नहीं। ऐसी कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड से याद नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आप इसकी जगह एंटिटी वर्ड भी लिख सकते हैं, ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है। आप इसकी जगह एंटिटी वर्ड भी लिख सकते हैं, आप इसकी जगह ऑर्गेनाइजेशन भी लिख सकते हैं। आपका जो बना है लिख कर आ जाना, घबराने की कोई बात नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे, सेम ही चीज़ है, इसलिए परेशान मत होना। ऐसी कोई भी एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें 3 चीज़ें हो, सेपरेट एग्जिस्टेंस, परपेचुअल सक्सेशन और लीगल आइडेंटिटी। सबसे पहले बात करते हैं लीगल आइडेंटिटी। आप जिंदा हैं, इसका सबूत क्या है? आप भारत के नागरिक हैं, इसका क्या सबूत है आपके पास? आप हैं क्योंकि कोर्ट, ठीक है, कोर्ट आपके खड़े रहने से आपका अस्तित्व नहीं मानता। कोर्ट कहता है डॉक्यूमेंट में लेकर आओ, डॉक्यूमेंट, कोई तो डॉक्यूमेंट दो, आधार दो, पैन कार्ड दो, राशन कार्ड दो, प्रॉपर्टी के पेपर हो तुम्हारे नाम से, जिसको लेकर आजकल एनआरसी में भी बहुत बवाल हुआ। एनआरसी भी यही कहता है, सिंपल लॉ है, बोले कुछ तो डॉक्यूमेंट दो यार, तुम अपना आधार दे दो, पैन दे दो, वोटर आईडी कार्ड दे दो, राशन कार्ड दे दो, अपना प्रॉपर्टी के पेपर दे दो, कुछ तो ऐसा सबूत हो जिसको देख के ये माना जाए कि तुम एग्जिस्ट करते हो। इसी तरीके से तो हमारी एक आइडेंटिटी बनती है ना, एक लीगल आइडेंटिटी। पासपोर्ट दे दो, एक लीगल आइडेंटिटी बनती है ना।
इसी तरीके से कंपनी भी अपनी एक लीगल आइडेंटिटी कैरी करती है। अब ज़रा ध्यान से सुनना, मैंने, सोनल ने और शैली ने मिलकर एक कंपनी बना दी, ठीक है ना। मैं मतलब दिलीप गुप्ता और शैली विजयवर्गीय ने और सोनल पांडे ने, हम तीनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई। तो आज से हम 3 नहीं रहे, हम 3 से 4 हो गए। अब हम 3 नहीं रहे, हम 3 से हो गए 4। 1 2 3। कंपनी एक चौथे पर्सन की तरह काउंट होगी, ये ध्यान रखना आप, चौथे पर्सन की तरह। और जो अधिकार आपके और मेरे पास में है वो सारे अधिकार इस कंपनी के पास में है, क्योंकि जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उसी दिन उसे एक लीगल आइडेंटिटी मिलेगी। मालूम है कौन सी लीगल आइडेंटिटी? सिन। सिन मिलेगा, सिन। सिन मतलब कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा। आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, ये पकड़ो कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, ये पकड़ो कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, सिन। ये सिन सेपरेट एग्जिस्टेंस क्रिएट करेगा। और सेपरेट इतना सेपरेट है बेटा, इतना सेपरेट है, आप इसे चौथे पर्सन की तरह काउंट कीजिए। जैसे आप और मैं एसेट खरीद सकते हैं, ये भी खरीद सकती है। आप और मैं लायबिलिटीज इनकर कर सकते हैं, उधार सामान ले सकते हैं, ये भी ले सकती है। आप और मैं परचेज सेल कर सकते हैं, ये भी कर सकती है। आप और मैं खर्चे कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। बस कुछ एक काम ये नहीं कर सकती, जैसे वोट नहीं डाल सकती कंपनी, आप डाल सकते हो, मैं डाल सकता हूँ। शादी ब्याह नहीं कर सकते। बाकी जितने भी और काम है वो सारे काम करना अलाउड है कंपनी को। और कंपनी अपने नाम इतना सेपरेट, ये एग्जिस्टेंस इस दुनिया में कोई और एंटिटी इंजॉय नहीं करती। एक पार्टनरशिप फर्म का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, उसका अस्तित्व उसके प्रोपराइटर से है। एक पार्टनरशिप फर्म का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, उसका एग्जिस्टेंस अपने पार्टनर से है, ठीक है। एक AOPBY का कोई भी एग्जिस्टेंस अलग से नहीं होता अपने पार्टनर। कंपनी में ऐसा नहीं होता, कंपनी का अपना सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। और इसीलिए हमने लीगल आइडेंटिटी वर्ड का यूज़ करा यहाँ पर कि आपकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, और इसी वजह से आपका सेपरेट एग्जिस्टेंस होगा। सेपरेट एग्जिस्टेंस कैसे? मैं, सोनल और शैली तीनों अगर हम पार्टनर होते और हम तीनों में से एक भी छोड़ के चला गया, समझे आप, तीनों में से एक भी छोड़ के चला गया, तो पार्टनरशिप फर्म के बंद होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मान लीजिए शैली गई, सोनल बोली मैं भी नहीं रुकूंगी, मैं ही बंद करूंगी, लोग गई पार्टनरशिप फर्म। कंपनी में सारे मेंबर चले गए तो भी रहेगी। मेंबर मतलब जिन लोगों ने कंपनी बनाई, जैसे मैंने, सोनल ने और शैली ने बनाई। अब शैली बोलती है कि नहीं साहब, मुझे तो अपने शेयर किसी और को बेचने हैं, मैं इस कंपनी में काम नहीं करना चाहती। कंपनी कहती है हाँ ठीक है बेच दे, तेरे रहने नहीं रहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तू जाएगी कोई और आएगा। मैंने कहा साहब मैं भी जा रहा हूँ, मेरे पास भी और काम आ गया, मैं वो काम करूँगा, मुझे अपना पैसा वापस दे दो। कंपनी ने कहा ले तेरा पैसा ले ले, और अगर हम नहीं दे रहे तो अपने शेयर किसी और को बेच दे। तो मैंने अपने शेयर पवन सर को बेच दिए, शैली ने अपने शेयर पुनीत सर को बेच दिए, सोनल ने भी थोड़े दिनों बाद उसका भी मन भर गया, उसने अपने शेयर पूरी सर को बेच दिए। सब छोड़ के चले गए, तीनों छोड़ के चले गए। कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी कहती और आ जाएगी, कंपनी चलती रहेगी, क्योंकि कंपनी का अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस है। मैं यहां पर एक बात ऐड करूंगा, सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर्स, फ्रॉम इट्स मेंबर्स। उसके जो मेंबर्स हैं उनसे बिल्कुल सेपरेट एग्जिस्टेंस है। ये एंजॉय कोई और नहीं करता बेटा, राइट। ये एंजॉय सिर्फ कंपनी को मिलता है। ये राइट ना तो प्रोप्राइटरी फर्म को है, ना पार्टनरशिप फर्म को है, ना AOPBY को है, LLP को है थोड़ा सा, लेकिन कंपनी जितना नहीं है। आप देखो ना, रिलायंस कंपनी कितनी पुरानी है, सालों हो गए। तो जो लोग कंपनी के बनने के समय उसमें शेयर होल्डर होंगे, क्या आज भी वही है? क्या नहीं ना। तो नए लोग आ गए ना, आते जाते रहते हैं, मतलब जीवन काल में भी जाते आते रहेंगे। इसलिए हमने क्या बोला, कंपनी का अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस होगा और लीगल आइडेंटिटी होगी। ये दो चीज़ें आपको कंपनी बनाती है। परपेचुअल सक्सेशन ये भी जुड़ा हुआ है, जैसे लीगल आइडेंटिटी और सेपरेट एग्जिस्टेंस जुड़ा रहा, परपेचुअल सक्सेशन। अब ये भी बताया मैंने 2 मिनट पहले, अगर आपका ध्यान गया हो तो। मेंबर्स में कम एंड गो, members may come and go, but company will be forever. Company will be forever. कंपनी के होने या नहीं होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ये 3 चीज़ें बेटा जिस ऑर्गेनाइजेशन में है वो कंपनी है, सिंपल। और कंपनी बनती कैसे है, बिल्कुल आसान तरीका है, बताएंगे अभी। हम तीनों ने मिलकर, यहाँ थोड़ा सा इसको हटाता हूँ मैं, हम तीनों ने मिलकर जॉइंटली contributed money to make a business। किसी बिजनेस के लिए हमने तीनों ने पैसा इकट्ठा करा। पैसा इकट्ठा करके हमने कहा यार अपन को बिजनेस करना है, प्रॉफिट या लॉस कमाएंगे, जैसा भी रहेगा। तो क्या करें, हम तीनों ने मिलकर पैसा कंट्रीब्यूट करा एंड वी इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी। हम लोग चाहते तो क्या कर सकते, अभी बेटा इसमें और फीचर ऐड करूंगा, रुको अभी। इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी, हम लोग चाहते तो हम क्या कर सकते थे, हम पार्टनरशिप फर्म भी बना सकते थे। हम चाहते तो हम लोग कोई और बिजनेस AOP BOI बना सकते थे। और हमने जब हम तीनों बैठे तो मैंने सबसे पहले कहा चलो अपन पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं। सोनल ने कहा, बोले नहीं सर पार्टनरशिप फर्म नहीं। मैंने कभी क्यों, क्या हो गया? बोली सर पार्टनरशिप में बड़ा लफड़ा होता है, कल को पार्टनरशिप को लॉस हो गए घर से पैसा लाना पड़ेगा। ये सुनना ध्यान से, बड़ा मजेदार है, क्योंकि ये चौथा और बड़ा फीचर है। सोनल बोले सर घर से पैसा लाना पड़ेगा, कल को अगर एसेट्स हो गई ज़्यादा, लायबिलिटीज कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब बात चल रही है जब बिजनेस बंद होगा। बोले लेकिन सर अगर मान लीजिए बिजनेस जब बंद हुआ तब लायबिलिटीज ज़्यादा है और एसेट्स कम है तो क्या होगा? अगर लायबिलिटीज ज़्यादा है और एसेट्स कम है तो क्या होगा? मैंने कहा कुछ नहीं होगा, अपन लोगों को घर से पैसा लाना पड़ेगा और चुकाना पड़ेगा। इसने कहा सर मैं तो नहीं ला सकती घर से, मैंने तो आज जो 50,000 रुपये लगा दिए, लाख रुपए लगा दिए, मैं और पैसे नहीं लेकर आऊँगी। लाख रुपए लग गए ना, बात खत्म। कल को अगर पैसा डूबता है तो क्रेडिटर का डूबे। मैंने कहा ऐसे थोड़ी ना होता है यार, अल्टीमेटली बिजनेस बंद होगा तो अपने को भरना पड़ेगा अगर नुकसान होगा। बोली सर फिर छोड़ दो, मैं नहीं आ रही कंपनी। सोनल को देखा देखी शैली भी फैल गई। उसने कहा बोले सर मैं भी नहीं आऊँगी, ये तो नुकसान हो गया। आज 1 लाख रुपए लगाओ, एक तो यही वापस नहीं मिल रहा, उल्टा बिजनेस बंद हो तो घर से और लेकर आओ, घर वाले पैसे देंगे ही नहीं और मुझे तो, मैं नहीं कर रही बिजनेस। अब यार ये कैसे होगा, तो बिजनेस हो ही नहीं पाएगा फिर कभी। तो हमने कहा यार क्या करें, ऐसा कोई तरीका हो जिसमें आज जो पैसा लगा दिया अब दोबारा नहीं मांगोगे। अगर कम भी पड़ गया क्रेडिटर भुगते। कंपनी में सबसे अच्छा फायदा क्या है मालूम है? कंपनी में सबसे अच्छा फायदा है सर अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की। बिल्कुल बेटा, ये आपने बहुत सही कहा, अनलिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन आपने थोड़ा सा गलत बोल दिया, इसमें से अन काट दो बस, ये काट दो बस, बाकी सब ठीक बोला आपने। अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं, लिमिटेड लायबिलिटी, तभी तो कंपनी बना रहे। यही तो फायदा है। लिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है? लिमिटेड, हाँ बेटा सर मैंने अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की बोला, मेंबर्स की लिमिटेड लायबिलिटी। मैं वही कह रहा हूँ बेटा, कंपनी की भी अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती, मैं वही कह रहा हूँ आपको। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की भी नहीं होती। कैसे, मैं बताता हूँ। कल को मान लीजिए आपने, हम तीनों ने 1-1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करके कंपनी बना दी। अब कंपनी बन गई, हमारी 3 लाख रुपए कंपनी के पास आ गए। हम लोगों ने जितना पैसा लगाना था लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल हमने 100 रुपये वाले 1000 शेयर्स, आपने, हमारी कंपनी का कैपिटल है 3000 शेयर्स, 1000 शेयर्स आपने ले लिए, 1000 शेयर मैंने ले लिए, 1000 शेयर जो है सोनल ने ले ली। आप शैली बोल रहे, सोनल बोल रहे? शैली। तो 1000 शेयर शैली ने ले लिए, 1000 शेयर सोनल ने, 1000 मैंने। और हमने पूरे 1000 शेयर, एक शेयर 100 रुपये का, तब हमने पूरे 100 रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपये दे दिए। 3 लाख रुपये आ गए। अब हमने बिजनेस चालू कर दिया, बिजनेस चलता रहा, बड़ा अच्छा ग्रो कर रहा था। लगभग 15 लाख रुपए की एसेट्स भी क्रिएट हो गई। सालों से बिजनेस चल रहा था, 15 लाख की एसेट्स क्रिएट हो गई और लगभग 17 लाख की लायबिलिटीज आ गई। अब बिजनेस 17 लाख रुपए की लायबिलिटीज आ गई। एसेट्स हमारी 15 लाख की, लेकिन लायबिलिटीज हो गई 17 लाख की। 15 लाख की एसेट्स क्यों? जब बैलेंस शीट बनती है तब तो दोनों बराबर होंगे, लेकिन एसेट्स जब रियलाइज करने बैठते हैं ना मार्केट में, तब जरूरी नहीं है उतना पैसा मिल जाए जितना कि बैलेंस शीट में लिखा हुआ है। आपने ये सोचा होगा, पर में सवाल आया होगा कि जब 17 लाख की लायबिलिटीज है तो एसेट 15 लाख की कैसे हुई? एसेट भी 17 क्योंकि बिल्कुल बैलेंस शीट में 17 है, पर जिस दिन बिजनेस बंद हुआ हमने एसेट्स को मार्केट में बेचा, 15 लाख ही मिले। लेकिन लायबिलिटीज में ऐसा नहीं होता, लायबिलिटीज जितनी दिख रही है उतनी होती है। चलो हम लोग 15 लाख की जो हमारी लायबिलिटीज है
उसमें से 2 लाख की लाइबिलिटी तो हम टोटल में यह फिगर लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपको भी। कंपनी की एसेट्स जो है वो 17 लाख की है, ठीक है। कंपनी की लाइबिलिटीज़ जो है इसमें भी 2 लाइबिलिटी होती है। कौन सी 2 लाइबिलिटी होती है बेटा? एक होती है कैपिटल, आपकी और मेरी, यानी ये पैसा हमने कहा ना कंपनी का सेपरेट एग्जिस्टेंस है, हमने 3 लाख कंपनी को दे दिए, कंपनी बिजनेस चला रही थी। सेपरेट एग्जिस्टेंस का मतलब कंपनी बिजनेस चला रही थी, कंपनी की लाइबिलिटी थी 3 लाख, तो हमें देगी कंपनी वापस, प्रॉफिट तो देती है हर साल। और आउटसाइडर जो यानी क्रेडिटर्स वगैरह होते हैं उनके हैं 14 लाख रुपए, ठीक है। 17 लाख हो गया। अब आज बिजनेस क्लोज हुआ, जिस दिन बिजनेस क्लोज होता है तो हम लोग अपनी लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए एसेट्स को सेल करते हैं। एसेट्स को सेल करा, ठीक है। 3 पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ मैं, 3। पहला 19 लाख रुपए मिले, ठीक है। एसेट्स सेल रियलाइज 19 लाख, इनको 14 लाख दे दिए, 3 लाख कैपिटल के हम तीनों को भी 1-1 लाख वापस कर दिया। अब जो 2 लाख बचे, कंपनी कहती बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा तो आज एग्जिस्टेंस खत्म, मैं अपने साथ कुछ लेकर भी नहीं आई थी और कुछ लेके भी नहीं जाऊंगी, तो ये 2 लाख भी तुम तीनों बांट लो, बढ़िया हो गया। अगर मान लीजिए 15 लाख रुपए रियलाइज हुए तो पहले 14 लाख रुपए दे दो आउटसाइडर को, अब जो 1 लाख बचा वो तीनों बांट लो मिलकर। मैंने कहा यार ये तो नुकसान हो गया, बोले हो गया तो हो गया, नुकसान तो होगा, जो पैसा बिजनेस में लगाया तो नुकसान भी हो सकता है। और अगर बाई चांस 12 लाख ही मिले तो हम तीनों तो भूल गए, इनको 14 लाख रुपए देने हैं ना, हमारे पास कितने 12 लाख, कंपनी 2 लाख रुपए कहाँ से देगी? कंपनी में पैसा आता कहाँ से? हमसे ही, और हमने तो पहले ही मना कर दिया, बोले हम नहीं देंगे। कंपनी को हमने शुरू में ही कहा था 3 लाख रुपए दे दिए, अगर ये वापस कर दो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन और लेकर नहीं आएंगे अपने घर से। तो ये 2 लाख रुपए आउटसाइडर बियर करेंगे, कंपनी बियर कहाँ से करेगी? कंपनी का तो कोई एग्जिस्टेंस सेपरेट पैसे के लिए है ही नहीं, वो तो हम ही दे रहे थे पैसा। कंपनी के पास तो एसेट थी, उसने सारी बेच दी, लाइबिलिटीज चुका दी, मेंबर्स पैसा लेकर नहीं आएंगे, तो 2 लाख कौन भरेगा? ये आउटसाइडर भरेंगे 2 लाख रुपए, ये इनका नुकसान है। तो कंपनी की लाइबिलिटी भी उतनी ही है जितनी कंपनी के पास एसेट है, कंपनी की भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती। शैली जी समझे क्या? जी सर। ठीक है, तो इसलिए सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके ऊपर कोई, पहले सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि कंपनी अपने नाम से सारा काम कर रही है। हमने तो शुरू में पैसे दे दिए जिसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। नाउ द कंपनी विल डू द बिजनेस, कंपनी विल इनकर द लाइबिलिटीज, विल परचेज द एसेट्स, सेल परचेज, और कंपनी में जो भी काम होता है कंपनी के नाम से होता है, मेंबर्स का कोई नाम ही नहीं आता। रिलायंस अगर आज बिजनेस करती है, परचेज सेल एसेट जो भी है वो कंपनी के नाम से होगा, उसके मेंबर्स के नाम से नहीं होता, उसके मेंबर्स के नाम से कभी भी नहीं किया जाता, ठीक है ना, वो सब कंपनी के नाम से होता है। तो जब कंपनी बंद होगी तो जितना कंपनी के पास एसेट्स है उतना पे कर दिया, बचा गया नहीं पे हो पाया तो नहीं हो पाया, इसकी कोई सज़ा कंपनी के मेंबर्स को या कंपनी को नहीं है। आई बस ये आपको ध्यान में रखना है। दिस इज हाउ वी क्रिएट अ कंपनी, दिस इज हाउ वी क्रिएट अ कंपनी, दिस इज हाउ अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। अब बहुत सारे और भी फीचर्स हैं कंपनी के, ये तो 3 जो हमारे बड़े फीचर है ये तो है ही, इनमें तो कोई दो राय है ही नहीं। 4 फीचर्स हमने लिखे, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल सक्सेशंस, लीगल आइडेंटिटी एंड लिमिटेड लायबिलिटी। इसके अलावा कुछ और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, लगभग 12-15 फीचर्स आपके मॉड्यूल में दे रखे हैं, क्योंकि अपना जो मॉड्यूल है ICSI का, उसमें तो कुछ कंटेंट थोड़ा ज़्यादा देते भी ये लोग, ठीक है ना, उतना भी नहीं होता बट थोड़ा सा केस है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात हो, एक केस लॉ ध्यान रखना है बेटा, एक केस लॉ है सलोमन वर्सेस सलोमन, ठीक है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, वर्सेस सलोमन, कुछ लोग इसको सोलोमन भी बोलते हैं, सोलोमन है, सोलोमन वर्सेस, ये पहला केस लॉ था जिसके अंदर कोर्ट ने भी ये माना कि हाँ कंपनी का अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है। इसमें क्या था, एक फैमिली थी सोलोमन, उस सोलोमन कंपनी के 5-6 लोगों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, बाद में कंपनी बंद हो गई। अब कंपनी जब बंद हुई तो कंपनी में क्रेडिटर्स का पैसा जो देना था उतना भी कंपनी के पास एसेट नहीं थी, तो जो क्रेडिटर्स थे उनको नुकसान हो गया, पैसा पूरा नहीं मिला, वो कोर्ट में चले गए, वो बोले साहब ये तो कंपनी के जो लोग हैं, कंपनी के लोगों ने ही कंपनी बनाई, और ये जो खुद फैमिली मेंबर्स थे, आज इनकी इन्होंने जो पैसा लगाया, ये तो एक पार्टनरशिप फर्म थी,
उसको इन्होंने कंपनी में कन्वर्ट करा, तो इनकी लाइबिलिटीज को बोलो अपने घर से ला कर दे हमें पैसा। कोर्ट ने कहा बोले नहीं, कंपनी बन गई ना, उस दिन से सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस हो गया, और सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस हो गया तो उसके बाद हम कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये पहला केस लॉ था इस दुनिया का जिसमें सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है कंपनी का, ये कोर्ट ने भी एक्सेप्ट करा। ठीक है, बस आज के लिए बेटा अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी इसके आगे कल करेंगे अपन लोग। अभी कोई अगर डाउट हो तो मुझसे पूछो। हाँ बेटा। सर आपके पास इसके प्रिंटेड नोट्स हैं या आपको बनाने पड़ेंगे अभी कंपनी के? देखो बेटा, हम आपको इसके जो नोट्स है वो इस वीक तक प्रोवाइड करवा देंगे। आई थिंक पुनीत सर ने भी आपको ये मैसेज करा होगा कि आपको हम लोग इसके जो नोट्स है, हमारी कोशिश तो यही है कि आपको इसी वीक के एंड तक हम प्रोवाइड करवा दें। ठीक है, तो और इस वीक में नहीं भी हो पाए तो एक आध दो दिन ऊपर लगेंगे, लेकिन हो जाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी, इस वीक में कर देंगे इसको पूरा। ठीक है, ओके। आप लोगों का यही टेंशन है ना कि सर हम लोग पढ़ेंगे कैसे, वैसे तो साथ साथ चल रहा है, तो इस तरीके से जो मैं नोट्स आपको लिखवा रहा हूँ ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, रिवीजन नहीं करना पड़ता क्योंकि हाथ क्या तो जाता है। बट चूंकि आप लोगों ने बहुत डिमांड करा, ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, मेरे को 13-14 साल हो गए पढ़ाते हुए कंपनी लॉ। आई फाउंड दिस मेथड इज़ द मोस्ट बेस्ट मेथड। रीज़न भी क्योंकि जो चार्ट बनता है वो आप लोग आप इसको कॉपी करते हो नहीं करते हो, स्क्रीनशॉट लेते हो? जी सर, कॉपी कर लेते हो ना इसको। ठीक है, तो ये बेस्ट है रिवीजन करने के लिए, सबसे बढ़िया तरीका होता है, क्योंकि कॉपी जो अपने हाथ से लिखी हुई है उसको रिवीजन करने में तो 5 मिनट लगेंगे आपको, अगर पढ़ने में 10 मिनट लग रहे हैं तो लेकिन फिर भी चूंकि आपका डिमांड था तो विल प्रोवाइड यू द नोट्स, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ऑलरेडी बने हुए वो हम आपको अवेलेबल करा देंगे। ठीक है बेटा? ओके सर, थैंक यू। ओके, चलो, सो वी आर वाइंडिंग अप द क्लास फॉर द डे। हैव अ गुड डे।